स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 8। आज हम लोग को शुरुआत करनी है। ओके, चैप्टर 1 है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। इसके पहले मैंने क्लास 6 की जो बुक है वो कंप्लीट करा दी है, जिसमें पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास मैंने पढ़ाया। फिर क्लास 7 की हिस्ट्री की किताब मैंने पढ़ाई, उसमें आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, क्लास 8 की बुक है। ओके, तो पहला चैप्टर है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 8 में हम पूरा का पूरा आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। ओके, तो शुरुआत से आप वीडियो देखिए, पहले प्राचीन देखिए, फिर मध्यकालीन देखिए, फिर आधुनिक इतिहास देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज पहले चैप्टर का। पार्ट 1 यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। सबसे पहले हम व्यापारिक मार्ग की चर्चा करते हैं। ओके, यानी कि किन किन मार्गों से भारत का व्यापार विदेशों से होता था। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत में आना प्रारंभ कर दिया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। तो देखिए, भारत का संपर्क ऐसा नहीं कि बस आधुनिक काल में हुआ विदेशों से। भारत का संपर्क जो रहा है वो विदेशों से बहुत प्राचीन काल से रहा है, पहले से ही रहा। ओके, तो हुआ क्या कि जैसे जल और थल मार्ग से भारत का व्यापार होता था विदेशों से प्राचीन काल में। तो 3 मार्ग मुख्य थे जहाँ से व्यापार होता था, व्यापारी आते जाते थे। 3 मार्ग। पहला जो मार्ग था वो था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग। इससे इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। यहाँ देखिए, ये जो जैसे ये भारत है अपना, ये भारत है पूरा, और यहाँ से ये देखिए ये फारस। 1 मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ इसका, फिर आपको दिखेगा। चलिए, यहाँ से ओके, ये फारस की खाड़ी है ये। तो यहाँ से इराक, तुर्की, वेनिस, जिनेवा, फिर ये पूरे यूरोप में फैल जाता था, ये व्यापार होता था। एक मार्ग तो आपका ये हो गया। ओके, दूसरा मार्ग था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया। ये देखिए अलेक्जेंड्रिया, ये दूसरा मार्ग है। यहाँ पर आपका एक देश पड़ता है मिस्र, तो मिस्र में है अलेक्जेंड्रिया, तो ये दूसरा मार्ग था। फिर यहाँ से ये देखिए नाव द्वारा ये आपका यूरोप में चला जाता था। यहाँ नाव है, फिर ये यूरोप में चले जाते थे। तो ये दूसरा मार्ग हो गया। तीसरा जो मार्ग था वो था मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए। तो तीसरा मार्ग जिसे हम पहले मध्य एशिया में जाते थे। ओके, मध्य एशिया में गए, यहाँ व्यापार किए, फिर यहाँ से सीधे हम तीसरा मार्ग मैं आपको बता देता हूँ। जैसे तीसरे मार्ग में हम लोग यहाँ गए, यहाँ से फिर मिस्र आए, फिर यहाँ से यूरोप में गए। ओके, तो ये तीसरा मार्ग था। दूसरा मार्ग मैंने आपको ये बताया, सॉरी पहला मार्ग, और दूसरा मार्ग ये बताया। तो टोटल 3 मार्ग थे, ये जान लीजिए आप, इसको ध्यान में रखिए। जो प्रथम मार्ग था मैं एक बार फिर से यहाँ पर आपको पढ़ा देता हूँ। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा से व्यापार किया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप समझ गए होंगे, या आपके पास अगर कोई मानचित्र हो तो उसको खोल दीजिए और देख लीजिए आराम से। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत के वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। ओके, मतलब जो भी वस्तुएं जाती थी पहले वो वेनिस और जिनेवा में जाती थी, उसके बाद वो पूरे यूरोप में फैल जाती थी। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों को व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में कुस्तुंतनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुंतनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः अब यूरोप के लिए व्यापारियों को कुस्तुंतनिया
नगर पार करना ही पड़ता था, लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा। अब ये समझ लीजिए, देखिए यूरोप और भारत के मध्य व्यापार होता था तो बीच में एक देश पड़ता है तुर्की। तुर्की में एक स्थान है कुस्तुंतनिया। ओके, तो जब यूरोपीय आते थे भारत से व्यापार करने तो उनको तुर्की वाला जो मार्ग था, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर उतना है नहीं स्पष्ट। ओके, तो तुर्की पार करना ही पड़ता था। अगर किसी यूरोपियों को भारत से व्यापार करना है तो तुर्की का जो कुस्तुंतनिया वाला इलाका था उसे पार करना पड़ता था। लेकिन कुस्तुंतनिया पर 1453 ईस्वी में तुर्क मुसलमानों ने अधिकार कर लिया। ओके, तुर्कों ने अधिकार कर लिया। अब जो भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक रास्ता था वो बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पर ये जो तुर्क थे लुटेरे थे। ओके, तो ये जहाज़ों को लूट लिया करते थे, सारा माल लूट लिया करते थे, पैसा लूट लिया करते थे। तो अब स्थलीय मार्ग था जो वो बंद हो गया, मतलब यूरोपीय जो थे अब वो भारत से स्थल मार्ग से व्यापार नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार उनको आवश्यकता हुई समुद्री मार्ग की खोज करने की। ओके, कि अब समुद्र मार्ग खोजा जाए, उधर से व्यापार किया जाए भारत से, क्योंकि स्थल मार्ग पर तो कब्जा हो चुका है किसका, तुर्क मुसलमानों का, यानी कि कुस्तुंतनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। ओके, तो इसलिए समुद्री मार्गों की खोज की आवश्यकता पड़ी। समुद्री मार्ग की खोज, देखिए अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना प्रारंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धन और धर्म ध्वज के सपने दिखाए। देखिए धन मतलब जो नाविक थे, अब अगर नाविक जाएंगे तो उनको खर्चे की जरूरत पड़ेगी, नाव की जरूरत पड़ेगी। तो नाव कहाँ से मिलेगा, खर्चा कहाँ से मिलेगा, राजा रानी जो देश के वही देंगे। ओके, तो ये नाविक राजाओं को या फिर रानियों को क्या करते थे, लालच देते थे धन का, कि हम दूसरे देश में जाएंगे व्यापार करने तो वहाँ से हमें धन बहुत ज़्यादा मिलेगा, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने राष्ट्र ध्वज का मतलब सम्मान बढ़ाएंगे, विदेशों में हमारा राष्ट्र ध्वज पहचाना जाएगा। मतलब कुल मिलाकर लालच देते थे सभी प्रकार का। ओके, अभी यहाँ आगे इसके बारे में बताया भी गया है। ये देखिए, ये विदेशी यात्री हैं। ओके, यूरोपीय यात्री। देखिए धन का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु सोना चांदी आदि व मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना थी। कर मतलब धन, मतलब हम जो यूरोपीय यात्री थे वो अपने राजाओं महाराजाओं से कहते थे कि जब हम समुद्री यात्रा की खोज कर लेंगे, किसी दूसरे देश को खोज लेंगे तो वहाँ से व्यापार करेंगे तो फिर सोना चांदी कीमती धातुएं मसाले सब कुछ मिलेंगे। धर्म का मतलब क्या था, ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार प्रसार होगा, यानी भाई सभी लोग चाहते हैं कि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो। ध्वज का मतलब है यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराएगा, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ये देखिए ये कुतुबनुमा है। ओके, दिशा ज्ञात करने का यंत्र है। अब देखिए ये यहाँ पर आपको नाव वगैरह दिखाया गया है। ऐसे ये जो थे यूरोपीय आते थे नाव में। तो यूरोप के राजाओं को जब नाविकों ने समझाया कि हमें धन मिलेगा, धर्म का प्रचार होगा, राष्ट्रीय झंडे का प्रचार होगा, तो यूरोप के राजाओं ने नाविकों को समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया। देखिए यानी उन्हें खर्चा दे दिया कि जाओ लो, पैसा लो और जाओ। इनके नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता था। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो जो स्पेन निवासी था ये वास्तव में निकला था भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए, कोलंबस। ओके, लेकिन मतलब मार्ग भटक गया और इसने फिर अमेरिका महाद्वीप की खोज कर दी। ओके, 1492 ईस्वी के आसपास की बात है। पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। 1498 ईस्वी की बात है। वास्को डिगामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत के पश्चिमी तट पर यानी कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ओके, अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य पुनः व्यापार शुरू हो गया। जो व्यापार बंद था तुर्कों के अधिकार करने के कारण, अब जलीय मार्ग से व्यापार पुनः शुरू हो गया।
यूरोपीय व्यापार। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार जमा लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते और बहुत मुनाफा कमाते थे। अब भाई जो यूरोपीय थे, तो जितने भी यूरोपीय कंट्री के लोग हैं वो ठंडे प्रदेश में रहते, क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती, ओके। तो उनको ज़रूरत पड़ती है गर्म रहने की, और मसाले गर्म करते हैं। अगर आप मसाले खाते हैं तो आपको गर्मी लगती है, ओके। तो जो यूरोपीय होते हैं मसाले वगैरह ज़्यादा खाते हैं, मांस मछली ये सब ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ठंडे प्रदेश के लोग हैं। तो उनको मसाले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज की। अब यहाँ से वो मतलब सोना चांदी यहाँ लाते थे, जो भी उसमें सिक्के वगैरह चलते होंगे या जो भी धातुएं चलती होंगी व्यापार में, तो वो चीज़ें लाते थे और यहाँ से क्या ले जाते थे, रेशमी कपड़ा, सूती कपड़ा और मसाले लेकर जाते थे, और फिर इन मसालों को यूरोप में बेचते थे और बहुत ज़्यादा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज़ नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे, ओके। मतलब जब वास्को डी गामा गया यहाँ से, कहा जाता है कि मसाले वगैरह लेकर के गया, तो जितना पूरा खर्चा लगा था उसका 60 गुना अधिक लाभ उसने कमाया यूरोप में। जब उन सामानों को बेचा मसाले वगैरह को, तो 60 गुना अधिक लाभ कमाया। तो जब और देशों को पता चला वास्को डी गामा के बारे में कि बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा कम है और कमाई ज़्यादा है, तो और देशों के जो लोग थे वो भी भारत में आने लगे, जैसे हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, डच, ये सभी लोग जो हैं भारत में आने लगे व्यापार करने के लिए, कि भारत से व्यापार करने में बहुत ज़्यादा मुनाफा है। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़, मतलब अब जो यूरोप के विभिन्न देश थे, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ओके, और भी स्वीडिश, हॉलैंड, इन सभी देशों के जो व्यापारी थे, नाविक थे, वो अब आने लगे, होड़ लग गई, मतलब लाइन लग गई। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया चित्र, पुर्तगाली सब व्यापारी हैं, ओके। व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने वाले जहाज तथा नाविक, तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी 1600 से 1617 ईस्वी के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में, देखिए व्यापारिक कंपनियों का अर्थ क्या है, व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी, ओके। व्यापारिक कंपनी का मतलब क्या होता है, साथ, ओके। तो व्यापारिक कंपनी, ऐसा नहीं कोई यहाँ पर कंपनी खोल दी, व्यापारिक कंपनी का मतलब कई लोगों का एक साथ या कई लोगों की हिस्सेदारी, शेयर होती थी, ओके। शेयरिंग जिसे आप कहते हैं, भाई सभी लोग मिल करके भर्ती लगाएं, फिर जो मुनाफा हो उसमें बांट ले, तो वही होता था कंपनी, ओके। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती हैं, ओके। तो भारत से व्यापार करने के लिए फ्रांस, इंग्लैंड, डच, इन सभी ने अपनी अपनी कंपनी बना ली, मतलब लोगों का, व्यापारियों का एक समूह, संगठन बनाया कि ये लोग जाएंगे भारत से व्यापार करेंगे, तो उसी को कंपनी बोला गया। ये देखिए, ये व्यापारिक केंद्र फोर्ट विलियम है, ओके, कोलकाता में है व्यापारिक केंद्र। यहाँ से व्यापार होता था, लोग यहीं पर, मतलब व्यापारी आते थे यहाँ पर, माल वगैरह ये देखिए यहीं पर इकट्ठा करते थे, फिर यहीं से नाव के द्वारा लेकर चले जाते थे। तो भारत में सबसे पहले कौन आए? भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी या फैक्ट्री कहा जाता था। उन्होंने जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किए उसे कोठी कहा जाता था। फैक्ट्री का मतलब आज के तरह फैक्ट्री की तरह नहीं होता था कि वहाँ पर कोई चीज़ बन रही है। फैक्ट्री का मतलब था एक गोदाम कह लीजिए, जहाँ पर वो विभिन्न क्षेत्रों से माल ला करके इकट्ठा करते थे, फिर वहाँ से माल वो नाव पर लाद करके अपने यूरोप लेकर चले आते थे। तो फैक्ट्री का मतलब आधुनिक फैक्ट्री से नहीं है, जो आजकल की फैक्ट्रियाँ, उस तरह नहीं थी फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब होता था एक सामान रखने का केंद्र, वस्तुओं को इकट्ठा करने का गोदाम या केंद्र आप कह सकते हैं, ओके। ये देखिए
फैक्ट्री या कोठी, इसके बारे में बताया गया है। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ है एजेंट। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। मतलब इस कोठी की सुरक्षा की जाती थी और यूरोपीय सैनिक अपने हथियारों के साथ तैनात रहते थे, क्योंकि सारा माल इसी में रखा रहता था। वास्को डिगामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान के तो किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात नहीं सोची। ओके, मतलब किसी के दिमाग में नहीं आया कि हम भी नौसेना तैयार करें ताकि कभी लड़ाई हो इनसे, यूरोपियों से, तो हम लड़ सकें। तो किसी भारतीय शासक ने ऐसा नहीं सोचा कि हम लोग को भी एक जल सेना या फिर नौसेना बनानी चाहिए, किसी ने नहीं सोचा। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते हैं, ओके, हॉलैंड के निवासी को डच कहते हैं, इन्होंने कालीकट, कोचीन, नागपत्तनम तथा चिनसुरा में व्यापारिक केंद्र खोले। तो ये याद रखिए, ओके, डच ने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ खोले? कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम, चिनसुरा। ओके, फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही यहाँ पर अपने मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तट तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ोच, पटना, कासिम बाजार आदि स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे। ओके, तो यूरोपीय जो देश थे ये एक दूसरे के हाथों से व्यापार छीनने की कोशिश में लगे रहते थे कि पुर्तगाल चाहता था कि फ्रांस पीछे हो जाए, व्यापार में हम आगे हो जाए। इंग्लैंड चाहता था कि फ्रांस, पुर्तगाल पीछे हो जाए। तो मतलब लड़ाई आगे होती है इसी कारण। ओके, तो आप लोग पढ़ेंगे। उनकी कोशिश रहती थी कि वो भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सके, फिर वो उस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम में बेचकर खूब मुनाफा कमा सके। उन्होंने पाया कि सूरत, मसूलीपट्टनम, जिसे पहले मछलीपट्टनम कहते थे, जैसे बंदरगाहों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता है वह महंगा मिलता है। इसलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपना आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में लगे रहते थे ताकि माल सस्ता मिले। अब होता ये था कि जैसे भारतीय व्यापारी जब समुद्र तट पर अपना माल लेकर आते थे, फिर समुद्र तट पर यूरोपियों को बेचते थे, तो यूरोपीय को माल खरीदना पड़ता था महंगा, थोड़ा महंगा पड़ जाता था। तो इसलिए यूरोपियों ने व्यापारियों से भारतीय व्यापारियों से सामान नहीं खरीदा, ये सीधे वहाँ से माल खरीदते थे जहाँ पर माल बनता था। जैसे मान लीजिए भारत के किसी गांव में माल बन रहा है, कोई चीज़, कोई कपड़ा बन रहा है, तो सीधे यूरोपीय वहीं जाते थे और वहाँ से माल खरीदते थे, जिससे इनको सस्ता माल मिल जाता था। ओके, और फिर उसको यूरोप में बेच करके बढ़िया रकम ये कमाते थे। तो ये भारतीयों से माल नहीं खरीदते थे, सीधे जहाँ बनता था माल वहाँ से खरीदते थे, भारतीय व्यापारी से नहीं खरीदते थे। ओके, समय के साथ साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से कई मुकाबलों के कारण कमज़ोर पड़ गई। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर एकाधिकार नहीं जम सका। शुरुआत में तो पुर्तगाली आए थे तो उनकी सेना काफ़ी मजबूत थी, उनके आगे कोई टिक नहीं पाया। लगभग 100 वर्षों तक उन्होंने राज किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब अंग्रेज़ आए, डच आए, फ्रांसीसी, तो उनके मुकाबले पुर्तगाली नौसेना काफ़ी कमज़ोर हो गई। यहाँ देखिए, विदेशी कंपनियों ने भारत में लाभ के लिए साम, दाम, दंड भेद के तरीके अपनाए। उन्होंने बादशाहों, राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे, भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए खुशामद भी किया करते थे। फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र, फरमान जारी किए। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। इसके बदले में उन्होंने बादशाहों और राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की। सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार की शान शौकत देखी तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ती व ख़राब चीज़ें मुग़ल बादशाह को न देने की हिदायत दी। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने दिए, इंग्लैंड में चलने वाली बग्घी गाड़ी दी, जिससे जहांगीर प्रसन्न हुआ। तो ये देखिए बग्घी गाड़ी है। ओके, तो जैसे जो यूरोपीय यात्री थे या फिर जो व्यापारी थे काफ़ी चतुर होते थे। जैसे जब ये आए तो यहाँ पर मुग़ल शासक शासन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि दरबार में मुग़ल शासक
बढ़िया से रह रहे हैं, एकदम फैसिलिटी से, पूरा सुख सुविधा के सभी साधन मौजूद है। तो इन्होंने क्या किया, मुग़ल बादशाहों को लालच दिया। यूरोपीय जो थे, यूरोपीय व्यापारी, इन्होंने अपने आदमियों को समझा दिया कि मुग़ल शासक को सड़ा माल कभी मत देना, अच्छे से अच्छे माल ले जाकर दो, नई से नई मतलब वस्तुएं दो जो इंग्लैंड में बनी है, जैसे बग्घी गाड़ी, घड़ी, या फिर और कोई ऐसी नए उपकरण दो, ताकि ये जो खुश हो जाएं, जो भारत के शासक है, मुग़ल शासक, ये जब खुश हो जाएंगे तो फिर ये हमें व्यापार में छूट दे देंगे, कर में छूट दे देंगे, टैक्स वगैरह नहीं लेंगे। तो ये यूरोपियों का दिमाग बहुत अच्छा था। ओके, तो वो क्या करते थे, पहले मुग़ल शासकों से मिलते थे, साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाते थे, और बाद में अगर नहीं मानते थे तो युद्ध भी करते थे, आगे युद्ध होगा भी। ओके, तो मतलब यूरोपीय सारे तरीके अपना लेते थे, राजा की प्रशंसा भी करते थे, नई नई वस्तुएं देते थे, जिससे मुग़ल सम्राट जो थे वो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये कौन सा उपकरण है। अब बग्घी गाड़ी जब मिल गया जहांगीर को, तो वो भी आश्चर्यचकित होगा कि ये कौन सा है, यहाँ पर हम बैठकर आराम से जाएंगे, अब हाथी पर नहीं चलना पड़ेगा। ओके, डोली पर या जो पालकी वगैरह होती है उस पर नहीं चलना पड़ेगा, अब हम लोग बग्घी गाड़ी पर जाएंगे। तो ये जो थे मुग़ल सम्राट, ये काफ़ी प्रसन्न हो जाते थे इन सारी चीज़ों से, और फिर ये व्यापार में छूट दे देते थे, टैक्स वगैरह में छूट दे देते थे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये देखिए, राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा तथा करों में छूट देने से उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार आकर्षित होगा और राज्य खूब फलेगा फूलेगा, इससे और अधिक कर मिलेगा। ओके, तो राजा थोड़े लालची थे कि भाई जब यहाँ पर व्यापार होगा, हमारे देश में विदेशी व्यापारी आएंगे तो हमारे राज्य का जो आय है वो बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। ओके, और प्रचार प्रसार होगा। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी था। अब मैंने बताया ना कि अगर साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाते थे, किसी एक तरीके से आपको मानना ही पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो ये धमकी देते थे यूरोपीय, क्योंकि इनके पास हथियार होते थे, नौसेना थी, मजबूत नौसेना और आधुनिक हथियार थे। तो ये लोग राजाओं को धमकी देते थे कि आपको युद्ध करना पड़ेगा। ओके, तो फिर युद्ध की जो धमकी थी उससे भी डर जाते थे हिंदुस्तान के राजा, और फिर टैक्स वगैरह में छूट दे देते थे। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेनाएं ही कर सकती थी, और हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत थी। अब जो हिंदुस्तान के छोटे छोटे जहाज़ थे, इन पर हमेशा एक डर बना रहता था कि कब यूरोपीय यात्री लूट लें, क्योंकि यूरोपीय कहते थे अगर हमें छूट नहीं दोगे व्यापार में तो हम आपके जहाज़ों को लूट लेंगे। ओके, तो जो भारतीय शासक होते थे डर जाते थे कि हमारे जहाज़ों को लूट लिया जाएगा। ओके, तो उपरोक्त मानचित्र के आधार पर अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाल, डच के फैक्ट्रियों की सूची बनाइए, आपसे कह रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर यही है कि डर बना रहता था भारतीय राजाओं में, और लालच भी था। और मतलब आपने समझा ना कि जो यूरोपीय थे सारे हथकंडे अपना लेते थे व्यापार करने के लिए, जाते थे चापलूसी भी कर लेते थे कि मतलब प्रशंसा कर देते थे, उससे नहीं माने तो लालच देते थे, लालच से भी नहीं माने तो दो राजाओं को लड़ा देते थे, ऐसे भी नहीं काम हुआ तो डायरेक्ट खुद लड़ते थे, मतलब सब कुछ। ओके, अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते, ये देखिए, अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच क्या कहते थे भारतीय राजाओं से, व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा या डुबोया जाएगा। ओके, सीधे सीधे कहते थे ये डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज सीधे सीधे भारतीय राजाओं से कहते थे कि अगर आप हमें करों में छूट नहीं देंगे तो हम आपके जहाज़ों की गारंटी नहीं लेंगे, जैसे हमें मौका मिलेगा हम तुरंत उनको लूट लेंगे, डुबो देंगे। इन नीतियों व स्थितियों का फ़ायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें कई कर न देने की छूट मिली, ज़मीन खरीद कर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह बनाए और अपने अपने किले भी बनाए। और भी जानिए, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ है, इसको भी जान लेते हैं हम लोग। यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता था, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। ओके, तो अब चूँकि इनको मैंने बताया शुरुआत में कि इनको मांस, मसाले, मछली वगैरह ज़्यादा पसंद थी यूरोपियों को, तो अब यूरोप में क्या था, ठंड से मछलियों को बचाने के लिए उस पर मांस वगैरह लगा दी मसाले वगैरह लगा दिए जाते थे। ओके, ताकि जो मांस है वो सड़े नहीं, बचे रहें लंबे समय तक। पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों को
देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और संसाधन भारत के एकमात्र उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या और संसाधनों की तुलना में भी कम है। ये देश भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन सब के बावजूद भारत इनसे हार गया। तो सोचने वाली बात है कि जो यूरोपीय देश हैं बहुत छोटे छोटे देश हैं और इन्होंने भारत जैसे विशाल देश पर आक्रमण करके या किसी तरीके से कब्जा कर लिया, अपना उपनिवेश बना लिया, गुलाम बना लिया। ओके, भारत इनसे हार गया। तो सोचने वाली बात है कैसे हारा। तो वही सारी चीज़ें हैं कि भाई एकता नहीं थी भारत में। ओके, भारत अपने आप में घमंड में एकदम चूर था कि हमारे जैसा कोई देश ही नहीं है, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या, मतलब विदेशों से संपर्क भारत बहुत कम रखता था, व्यापार के तौर पर ही रखता था। बाकी ये नहीं देखता था कि विदेशी लोग कौन कौन से नए उपकरण बना रहे हैं, कौन कौन से नए हथियार बना रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमको भी बनानी चाहिए, हमको भी एक नौसेना बनानी चाहिए मजबूत। ऐसा भारतीयों ने कभी नहीं सोचा। बट ये अपने शान शौकत में हमेशा घमंड में रहते थे। जिस समय, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, जिस समय यूरोप में तकनीकी विकास जैसे घड़ी, छपाई के प्रेस और तोप एवं बंदूकें आदि बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे देश के शासक इनसे अनभिज्ञ व अपरिचित थे। मतलब इनको पता ही नहीं था। अब भाई वो तोप बना रहे थे, बंदूक बना रहे थे, छपाई के कारखाने वगैरह लग गए थे, घड़ी वगैरह सारे यंत्र बनाए जा रहे थे। भारतीयों को सीखना चाहिए, विदेशों से संपर्क करना चाहिए कि ये कैसे बनती है, टेक्नोलॉजी खरीदनी चाहिए थी, बनाना चाहिए था, तो भारत भी मजबूत स्थिति में रहता। लेकिन यहाँ छोटे छोटे शासक थे, आपस में ही लड़ते रहते थे। मुग़ल बादशाह उधर अपना एकदम शान शौकत में लेट कर अंगूर खा रहा है, कोई मतलब किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी, विदेशों से कोई संपर्क नहीं था हमारा, सिर्फ और सिर्फ व्यापार होता था बस। ओके, बाकी कोई हमें उनसे काम नहीं था। धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना की ली। इसके लिए वे शुल्क ले लेते थे, जिसे ब्याज कहते थे। लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे। पहला बैंक इटली वासियों का था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला बैंक किसने बनाया? इटली वासियों ने बनाया। 17वीं शताब्दी में लंदन एम्स्टर्डम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने। आज यूरोप के समस्त देश यूरोपियन यूनियन संगठित हो गए हैं और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। ये देखिए घड़ी है। ओके, फिर ये जो आपका है यहाँ पर प्रश्न आ गया, तो ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट होता है क्लास 8 का। ओके, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, इसमें इतना ही दिया है, डिटेल में नहीं दिया है कि अंग्रेज कैसे आए, पुर्तगाली कैसे आए, डच कैसे आए, कब कब आए। इतना तो डिटेल नहीं दिया, जितना था उतना मैंने आपको बता दिया। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।